गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। तो जितने भी साथी आज के सेशन में मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद मेरे बच्चों हरियाणा जीके के अंदर एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और उसका नाम है हरियाणा के शहरों के प्राचीन नाम और उपनाम। प्राचीन नाम आप सभी जानते हैं कि जिन हरियाणा के शहरों को आज के नाम से जाना जाता है उनको प्राचीन समय में ऐसे नामों से नहीं जाना जाता था। उनके नाम कुछ अलग हुआ करते थे जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। और साथ के साथ उन शहरों को मेरे बच्चों, उन शहरों के अलावा अन्य किन नामों से पुकारा जाता है उसे हम उपनाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपनाम बोलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा के शहरों के प्राचीन नाम और उपनाम। तो आपके भी घर में बहुत सारे उपनाम होंगे ना। दोस्तों के बीच आपका अलग नाम होगा, घर में अलग नाम होगा, 10th की मार्कशीट में अलग नाम होगा। तो ये आपके क्या होंगे? उपनाम होंगे। ऐसे ही शहरों के क्या होते हैं? उपनाम होते हैं। ठीक है। जो भी शहर जिस क्षेत्र के अंदर फेमस होगा बच्चों, उस नाम से उसे एक और अन्य नाम मिल जाता है। इन्हीं को हम उपनाम बोलेंगे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो मेरे बच्चों हरियाणा के शहरों के प्राचीन नाम और उपनाम हम देखते हैं, जहां से पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं गया है अभी तक जहां इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। सबसे पहले हम बात करते हैं सिरसा जिले की साइड से। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिरसा की ही। बच्चों सिरसा जो है, इसका जो प्राचीन नाम रहा है वो क्या रहा? तो सिरसा को ध्यान रखना है, प्राचीन समय में सैरिस्कम के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? सैरिस्कम के नाम से। सैरिस्कम के साथ साथ सिरसा को और अन्य किस नाम से जाना जाता था? इसको मेरे बच्चों सिरिसवन के नाम से भी जाना जाता था। सिरिसवन के नाम से भी सिरसा को जाना जाता था। और सिरसा का प्राचीन नाम आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है, सिरसा को पहले सरस्वती नगर के नाम से भी जाना जाता था। कौन से नगर के नाम से इसे जाना जाता था? सरस्वती नगर के नाम से भी इसे जाना जाता था। ठीक है। सिरसा का मेरे बच्चों एक और प्राचीन नाम मैं आपको बताऊं तो सिरसा का एक प्राचीन नाम सरस्वती भी रहा है। सरस्वती नगर। तो ये सिरसा के क्या रहे हैं? प्राचीन नाम रहे हैं। तो कोई भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे कि सैरिस्कम किसका प्राचीन नाम था सिरसा का प्राचीन नाम था। सिरिसवन किसका प्राचीन नाम था? सिरसा का प्राचीन नाम था। सरस्वती नगर किसका प्राचीन नाम रहा? सिरसा का प्राचीन नाम रहा। और सरस्वती नगर किसे कहा जाता था? सिरसा को ही मेरे बच्चों सरस्वती नगर कहा जाता था। बिल्कुल एक प्रकार से संतों की नगरी है, फकीरों की धरती है सिरसा। क्योंकि सिरसा की चारों दिशाओं में आपको बहुत सारे धाम नजर आएंगे मेरे बच्चों, बहुत सारे डेरे नजर आएंगे, जिसमें डेरा सच्चा सौदा पूरे भारत में बच्चों पॉपुलर हुआ था। आप सभी जानते हैं क्यों हुआ था। तो बच्चों डेरा सच्चा सौदा जिसकी स्थापना 1948 में हुई वो भी आपका सिरसा के अंदर है। और सिर्फ एक डेरा नहीं, आप सिरसा की किसी भी दिशा में चले जाना आपको यहाँ डेरे ही डेरे मिलेंगे। और डेरे में कौन रहते हैं? संत ही रहते हैं। इसीलिए इसे संतों की नगरी बोलते हैं, वनों की नगरी बोलते हैं, साहित्यिक नगरी के नाम से सिरसा को जाना जाता है। और बच्चों सिरसा के ये प्राचीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। सिरसा के बाद हम बात करेंगे सिरसा का ही एक इलाका है, सिरसा की ये तहसील है बच्चों, और विधानसभा क्षेत्र भी है हरियाणा के अंदर, रानिया। रानिया जहां से हमारे बिजली और जेल मंत्री
रणजीत सिंह चौटाला वर्तमान में विधायक हैं और वर्तमान में जो विधानसभा हरियाणा में चल रही है वो 14वीं विधानसभा है और 14वीं विधानसभा के अंदर मेरे बच्चों जो 90 विधायक हैं वो 90 विधानसभा क्षेत्रों से चुने गए और उन्हीं 90 विधानसभा क्षेत्रों में आपका एक विधानसभा क्षेत्र रानिया सिरसा जिले में है और इस रानिया का जो पुराना नाम रहा है मेरे बच्चों वो राजबपुर रहा है, राजबपुर। तो ध्यान रखना है रानिया का प्राचीन नाम क्या रहा है, राजबपुर। और राजबपुर के साथ साथ रानिया का एक प्राचीन नाम राय बीरू भी रहा है बच्चों, राय बीरू। तो रानिया को पहले राय बीरू या राजबपुर के नाम से जाना जाता था। रानिया के बाद हम बात करें सिरसा का एक और विधानसभा क्षेत्र एलनाबाद, एलनाबाद। बच्चों एलनाबाद का नाम एलनाबाद क्यों पड़ा होगा, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी शब्द जिसके नाम के पीछे आबाद जुड़ जाता है तो वो आबाद होता है आगे वाले नाम की वजह से, और आगे वाला नाम है एलना। और एलना एक लड़की थी और बच्चों इस लड़की की मैं बात करूं तो ये सिरसा के डीसी रहे जे.एच. ओलिवर। सिरसा के डीसी जे.एच. ओलिवर की पत्नी थी एलना और सिरसा के डीसी जे.एच. ओलिवर ने इस इलाके को बसाने का काम किया था और इस इलाके का नाम बच्चों उन्होंने अपनी पत्नी एलना के नाम पर क्या कर दिया था, एलनाबाद। ये जो एलनाबाद है इसका प्राचीन नाम जो था पहले वो खड़ियल होता था। क्या होता था, खड़ियल। तो ध्यान रखना है एलनाबाद का प्राचीन नाम क्या रहा है सर, एलनाबाद का प्राचीन नाम खड़ियल रहा है। ठीक है, जय हिंद भाई, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हरियाणा पुलिस का एग्जाम एनटीए लेगी क्या सर, नहीं, हरियाणा पुलिस का एग्जाम एचएसएससी लेगी मेरे बच्चों, एनटीए नहीं लेगी। ठीक है, एचएसएससी लेगी। एलनाबाद के बाद हम बात करेंगे फतेहाबाद की। तो आपसे कोई पूछ ले कि सर फतेहाबाद का प्राचीन नाम क्या रहा, तो फतेहाबाद का जो प्राचीन नाम रहा है बच्चों वो रहा है इंकदार। ठीक है बच्चों, फतेहाबाद का जो प्राचीन नाम रहा है वो क्या रहा है, इंकदार रहा है। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर इसे आबाद किया था, इसीलिए बच्चों इसको फतेहाबाद के नाम से जाना जाता है। और इसको बसाने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने 1352 ईस्वी के अंदर। तो फतेहाबाद को किस नाम से जाना जाता था, पहले इंकदार के नाम से बच्चों जाना जाता था। फतेहाबाद के बाद हम बात करेंगे, फतेहाबाद के अंदर बच्चों एक शहर है टोहाना। टोहाना जहां से देवेंद्र सिंह बबली हरियाणा के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री हैं मेरे बच्चों, विकास पंचायत मंत्री हैं देवेंद्र सिंह बबली, वो टोहाना से ही विधायक चुने गए हैं। तो ये जो टोहाना फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है इसको पहले तोसाल्य के नाम से जाना जाता था। टोहाना को किस नाम से जाना जाता था, तोसाल्य के नाम से। ठीक है, तो टोहाना का प्राचीन नाम ध्यान रखना है तोसाल्य है। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों नरवाना। नरवाना जो है ना वो जींद जिले का हिस्सा है। नरवाना के ब्रैकेट में मैं आपको जिला भी बता देता हूं, तो जो नए शहर आप लोग सुनेंगे जो आपने नहीं सुना होगा तो वो मैं डिस्ट्रिक्ट भी आपको बता के चलूंगा साथ में। टोहाना फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का शहर है और नरवाना जींद डिस्ट्रिक्ट का शहर है बच्चों। और नरवाना का प्राचीन नाम जो रहा है वो निर्वाण रहा है। क्या रहा है, निर्वाण। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताबों में आप लिखा हुआ नहीं देखेंगे कि नरवाना का प्राचीन नाम क्या, तो नरवाना को पहले निर्वाण के नाम से जाना जाता था। बच्चों जींद जिले का यहां पर एक गांव भी है दमतान। दमतान गांव जींद जिले के अंदर ही है। ये ब्रैकेट में आपको डिस्ट्रिक्ट में बता के चलूंगा ताकि आपको पहचान हो, क्योंकि बार बार ये नाम हरियाणा जिले के अंदर आते रहेंगे। चाहे टोहाना की बात करूं, नरवाना की बात करूं, रानिया की बात करूं, एलनाबाद की बात करूं, तो जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब भी हम पॉलिटी पढ़ेंगे हरियाणा की, तो ये नाम बार बार आते रहेंगे। तो इनकी पहचान आपको पता होनी चाहिए कि जब भी मैं नरवाना बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए ये कौन से डिस्ट्रिक्ट का शहर है, जींद डिस्ट्रिक्ट का। तो दमतान जो है ना बच्चों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है जिसको दमतान साहिब गुरुद्वारा बोलते हैं।
और दमतान साहिब गुरुद्वारा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल के अंदर ये पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि दमतान साहिब गुरुद्वारा कौन से गुरु को समर्पित है। तो हरियाणा में ज्यादातर जो गुरुद्वारे आपको नजर आएंगे वो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर और सिखों के जो 10वें गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह, उन्हीं को समर्पित मिलेंगे। तो दमतान साहिब जो गुरुद्वारा है बच्चों, ये दमतान गांव के अंदर है जो जींद डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है और जींद की नरवाना तहसील के अंतर्गत ये गांव आता है। और इस गांव को मेरे बच्चों पहले धर्मस्थान के नाम से जाना जाता था। दमतान का बच्चों प्राचीन नाम क्या रहा है? धर्मस्थान रहा है। ठीक है, क्या रहा? धर्मस्थान रहा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। दमतान के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सफिद्दों। सफिद्दों बच्चों, सफिद्दों भी विधानसभा क्षेत्र है और ये आपका जींद डिस्ट्रिक्ट का ही हिस्सा है। सफिद्दों जो है ये प्राचीन समय में सांपों की धरती रहा। यहाँ पर सांप ही सांप हुआ करते थे और यहाँ पर सांपों का फिर खात्मा किया गया था। यहाँ इस धरती से सांपों को नष्ट किया गया एक यज्ञ करवाकर, और उस यज्ञ को करवाने वाले जो थे मेरे बच्चों वो राजा कौन थे? वो राजा परीक्षित के पुत्र थे। ठीक है, राजा जो परीक्षित है उनके पुत्र का नाम है राजा जनमेग, और राजा जनमेग ने यहाँ पर एक महान यज्ञ करवाया था। क्यों? क्योंकि उनके पिता परीक्षित की मृत्यु सांपों के काटे जाने के कारण हुई थी। और राजा परीक्षित कौन है जिसकी मृत्यु सांपों के काटे जाने के कारण हुई? बच्चों ये अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु आप लोग पता होगा जिनको महाभारत युद्ध के अंदर चक्रव्यूह में घेर कर मार दिया गया था। उसी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की जो मृत्यु है वो सांपों के काटे जाने के कारण इस धरती के ऊपर हुई थी। और यहाँ पर जिस सांप ने उनको काटा था उनका नाम था तक्षक। तो तक्षक नामक नाग के काटे जाने के कारण जब परीक्षित की मृत्यु हो जाती है तो उनके बेटे राजा जनमेक के द्वारा यहाँ पर महान यज्ञ करवाया जाता है। और जब मेरे बच्चों यज्ञ करवाया जा रहा था तो यज्ञ के कुंड में बच्चों धरती से क्या आ रहे थे? सांप गिर गिर के मरते जा रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए कि वो धरती जहां से सांपों का खात्मा किया गया हो वो आपकी सफिद्दों की धरती थी। और इसको पहले सर्प दमन के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? सर्प दमन के नाम से। तो सर्प दमन सफिद्दों का क्या रहा है? प्राचीन नाम रहा है। बच्चों यहाँ राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी और राजा परीक्षित जब गद्दी के ऊपर बैठते हैं उसी दिन से एक नए युग की शुरुआत होती है और उसी युग में आप जी रहे हैं जिसको हम कलयुग बोलते हैं मेरे बच्चों। तो कलयुग का प्रारंभ कौन से राजा के समय से माना जाता है? परीक्षित। और परीक्षित की मृत्यु कहाँ हुई थी? सफिद्दों के अंदर। किसके काटे जाने से? सर्प के काटे जाने से। और उस सर्प का नाम था तक्षक। और यहाँ फिर सांपों को बच्चों खत्म किया जाता है और इस धरती का नाम पड़ जाता है सर्प दमन। क्या पड़ जाता है? सर्प दमन। ठीक है, बहुत बढ़िया। सफिद्दों के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है बच्चों कैथल। कैथल और कैथल का जो प्राचीन नाम रहा वो क्या रहा है सर? कैथल का प्राचीन नाम रहा है कपिस्थल। कैथल को पहले किस नाम से जाना जाता था? कैथल को सर कपिस्थल के नाम से जाना जाता था। कैथल के बाद मेरे बच्चों हम बात करेंगे पेहवा। पेहवा, और पेहवा किसका हिस्सा है सर? कुरुक्षेत्र जिले का हिस्सा है। कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है पेहवा और पेहवा भी आपका विधानसभा क्षेत्र है। तो मेरे बच्चों पेहवा का जो प्राचीन नाम रहा वो क्या रहा है? पेहवा का प्राचीन नाम रहा है सर पृथ्वीदक। क्या रहा है? पेहवा को किस नाम से जाना जाता था? पृथ्वीदक के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र के अंदर ही एक गांव है अमीन। अमीन, और मेरे बच्चों अमीन जो गांव है ये वो गांव है जहां पर महाभारत युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरकर मार दिया गया था। और जिस गांव के अंदर अभिमन्यु को मारने के लिए कौरवों के द्वारा चक्रव्यूह बुना गया था बच्चों, इस गांव का नाम मनोहरलाल खट्टर ने अभिमन्यु के नाम पर क्या कर दिया? अभिमन्युपुर कर दिया। तो अमीन जो गांव है इसका नाम क्या कर दिया गया है? अभिमन्युपुर। और अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में घेरकर कहाँ की गई थी मेरे बच्चों? इनकी मृत्यु हुई थी अमीन गांव के अंदर। और युद्ध का कौन सा दिन चल रहा था? 13वां दिन। ठीक है, और ये अमीन गांव कौन से जिले का गांव है? कुरुक्षेत्र जिले का। उसके बाद हम बात करेंगे थानेसर।
बच्चों थानेसर की बात करें तो ये भी कौन से डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र है? कुरुक्षेत्र का। और थानेसर का प्राचीन नाम क्या रहा है? स्थानेश्वर। स्थानेश्वर का मतलब क्या होगा? ईश्वर का स्थान। ईश्वर का स्थान ही क्या कहलाता है? स्थानेश्वर कहलाता है। इसके बाद मेरे बच्चों बात करें हम कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र की तो आपको पता होना चाहिए कि कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था पहले। तो कुरुक्षेत्र के कई नाम हैं। एक तो मेरे बच्चों कुरुक्षेत्र को कहा जाता था हरियक क्षेत्र। क्या कहा जाता था? हरियक क्षेत्र। आपसे पेपर में ये पूछ भी ले कि कुरुक्षेत्र का नाम हरियक क्षेत्र कहाँ मिलता है, तो आपको बोलना है सकंद पुराण में। कहाँ मिलता है मेरे बच्चों कुरुक्षेत्र का नाम हरियक क्षेत्र? सकंद पुराण के अंदर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कुरुक्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को पहले धर्मक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था, धर्मक क्षेत्र। और धर्मक क्षेत्र इसका नाम कहाँ पाया गया है? गीता के प्रथम श्लोक में। आपको पता होगा गीता हमारी पवित्र पुस्तक है और इसके अंदर 700 श्लोक है मेरे बच्चों। और उन 700 श्लोकों में जो पहला श्लोक है, उस पहले श्लोक के अंदर कुरुक्षेत्र को क्या बताया गया है? धर्मक क्षेत्र बताया गया है। तो कुरुक्षेत्र का नाम एक हरियक क्षेत्र था जिसका वर्णन सकंद पुराण में मिलता है। कुरुक्षेत्र का नाम धर्मक क्षेत्र रहा जिसका वर्णन गीता के पहले श्लोक में। और ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र का नाम धर्मक क्षेत्र कहाँ मिलता है, तो आप बोलेंगे गीता के पहले श्लोक में मिलता है। बच्चों और कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को पहले कुरु जनपद के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा बच्चों यहाँ पर सबसे पहले 48 कोस भूमि को स्वयं अपने हाथों से खोदकर कृषि योग्य बनाया गया था। और कुरुक्षेत्र की जो 48 कोस भूमि आर्यवंशी कुरुओं ने खोदने का काम किया, तो उसी 48 कोस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र के नाम से जाना गया बच्चों, या कुरु जनपद इसे बोलते हैं। और कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम आपसे पूछ ले तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम रहा है शरणावर्त। क्या रहा है बच्चों? कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम शरणावर्त रहा है। तो ये कुरुक्षेत्र के 4 प्राचीन नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ें। फिर कुरुक्षेत्र के बाद मेरे बच्चों चलते हैं अम्बाड़ा की तरफ। अम्बाड़ा की तरफ। और अम्बाड़ा का प्राचीन नाम आपसे कोई पूछ ले तो अम्बाड़ा का प्राचीन नाम रहा है सर अम्बवाड़ा। आमों के बागों की अधिकता के कारण इसका नाम हमने पढ़ा और इसलिए बच्चों इसको प्राचीन समय में अम्बवाड़ा के नाम से जाना जाता था। अम्बाड़ा के बाद हम बात करेंगे पिंजौर की। बच्चों ये जो पिंजौर है ये पंचकुला जिले का हिस्सा है। पंचकुला जिले का हिस्सा है पिंजौर। और पिंजौर को पहले किस नाम से जाना जाता था सर? एक तो इसको पंचमपुर के नाम से जाना जाता था। पिंजौर को किस नाम से जाना जाता था? पंचमपुर के नाम से। और एक मेरे बच्चों इसको किस नाम से जाना जाता था? विराट नगर के नाम से। राजा विराट की ये राजधानी हुआ करता था और राजा विराट की राजधानी होने के कारण लोग इसे विराट नगर के नाम से भी बच्चों पुकारा करते थे। तो पिंजौर का एक प्राचीन नाम क्या रहा है? विराट नगर भी रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंचमपुर तो सभी को पता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राजा विराट की राजधानी होने के कारण इतिहास में इसे विराट नगर के नाम से भी पुकारा जाता था। बच्चों उसके बाद हम बात करेंगे पंचकुला का एक और शहर जो विधानसभा क्षेत्र भी है जिसका नाम है कालका। कालका भी किसका हिस्सा है सर? पंचकुला का हिस्सा है कालका भी। और मेरे बच्चों कालका को किस नाम से जाना जाता था? कालका को कालकूट के नाम से जाना जाता था। कालका को किस नाम से जाना जाता था? कालकूट के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम चर्चा करेंगे यमुनानगर की। यमुनानगर बच्चों यमुनानगर का जो प्राचीन नाम था ना वो था अब्दुल्लापुर। यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या रहा है?
अब्दुल्लापुर। और आज़ादी से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले जहां आज यमुना नगर है, यहां पर अब्दुल्लापुर नाम की एक काठ की मंडी हुआ करती थी, लकड़ी की मंडी हुआ करती थी। और आज़ादी के बाद बच्चों इस काठ की मंडी अब्दुल्लापुर का नाम यमुना नदी के किनारे ये नगर बसे होने के कारण क्या कर दिया जाता है, यमुना नगर कर दिया जाता है। तो यमुना नगर का प्राचीन नाम ध्यान रखिएगा अब्दुल्लापुर। बच्चों यमुना नगर का एक और इम्पोर्टेंट शहर है जगाधरी, जो बिल्कुल यमुना नगर के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए बच्चों जगाधरी और यमुना नगर को हरियाणा की जुड़वा नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये जगाधरी जो यमुना नगर का ही हिस्सा है, इसका प्राचीन नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसको पहले युगंधर के नाम से जाना जाता था। बच्चों जगाधरी का प्राचीन नाम क्या रहा है, युगंधर रहा है। जगाधरी का प्राचीन नाम युगंधर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करें तो बच्चों मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद भी यमुना नगर का ही हिस्सा है और यमुना नगर के मुस्तफाबाद का नाम ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती के नाम पर क्या कर दिया गया, सरस्वती नगर कर दिया गया सर, सरस्वती नगर कर दिया गया। ठीक है, तो मुस्तफाबाद का नाम सरस्वती नगर है। उसके बाद हम बात करेंगे मेरे बच्चों बिलासपुर। बिलासपुर भी कहां है, यमुना नगर का ही बच्चों ये कस्बा है बिलासपुर। और यमुना नगर के कस्बे बिलासपुर को व्यासपुर के नाम से पहले जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, व्यासपुर के नाम से इसे जाना जाता था। यमुना नगर के बाद हम चर्चा करते हैं करनाल की। करनाल, तो मेरे बच्चों करनाल को पहले किस नाम से जाना जाता था, करनाल को पहले जाना जाता था कर्णाल्य के नाम से। कर्णाल्य, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि सूर्यपुत्र कर्ण के द्वारा ही ये क्षेत्र बसाया गया था। और मेरे बच्चों जब कर्ण के द्वारा इसे बसाया जाता है तो कर्ण का जो घर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कर्णाल्य बोलेंगे। आल्य का मतलब घर होता है, तो कर्ण का घर या कर्ण के द्वारा बसाया गया क्षेत्र क्या कहलाता था, पहले कर्णाल्य कहलाता था। और कर्णाल्य के साथ साथ इसे अंग प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। कौन से प्रदेश के नाम से जाना जाता था इसे, अंग प्रदेश के नाम से भी बच्चों इसे जाना जाता था। ठीक है, करनाल का ही एक कस्बा है बच्चों तरावड़ी। तरावड़ी, ठीक है, तरावड़ी किसका हिस्सा है सर, करनाल का ही हिस्सा है, जहां पर दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, त्राइन का पहला युद्ध, त्राइन का दूसरा युद्ध। ठीक है बच्चों, तरावड़ी जो करनाल में है इसको पहले त्राइन के नाम से जाना जाता था। तो हम त्राइन का पहला युद्ध ही पढ़ते हैं ना, तो त्राइन के नाम से इसे जाना जाता था। और त्राइन के साथ साथ जब इस क्षेत्र के ऊपर बच्चों मुगलों का राज हुआ तो एक मुगल सम्राट औरंगजेब, आप लोगों ने सुना होगा इतिहास में खूब, तो औरंगजेब का एक पुत्र था आजम। तो औरंगजेब ने इस करनाल के तरावड़ी इलाके का जो नाम है वो अपने पुत्र आजम के नाम पर क्या कर दिया था, आजमाबाद भी कर दिया था। तो तरावड़ी का एक प्राचीन नाम आजमाबाद भी रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तरावड़ी का एक प्राचीन नाम क्या रहा है सर, आजमाबाद भी रहा है। तो यहां तक बातें क्लियर हुई। फटाफट एक बार मेरे को बताइएगा, कुछ नया आप लोगों को जरूर सीखने को मिल रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा हरियाणा जी के पढ़ते हुए। बहुत आसान है पढ़ाई, मैं बार बार बोलता हूं, बस इसको आसान बनाने वाला चाहिए और इसको बहुत आसान बना के हम छोड़ देंगे तो साथ की साथ सारी बातें आपके याद हों, इसी तरीके से हम पढ़ते चलेंगे। सरस्वती नगर जो है ना वो मेरे बच्चों सिरसा को बोलते थे, बिल्कुल सही बात है। ये जो मुस्तफाबाद है ना, इसका नया नाम सरस्वती नगर है, यानी कि इसको हम उल्टा लिख देते हैं, चलिएगा, तब आपके दिक्कत नहीं आएगी, है ना। मुस्तफाबाद का नाम सरस्वती नगर किया गया है। तो हम प्राचीन नाम पढ़ रहे हैं, तो सरस्वती नगर का प्राचीन नाम पहले क्या होता था, सरस्वती नगर का प्राचीन नाम मुस्तफाबाद होता था, ऐसे याद रख लेना।
या मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है उल्टा सुल्टा कि अंग प्रदेश का नया नाम क्या है और करनाल को पहले किस नाम से जाना जाता था। या मेरे बच्चों हरियक क्षेत्र किसका प्राचीन नाम रहा या कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या रहा। तो उल्टा सुल्टा दोनों तरीके से क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलेगा भाई, बहुत बढ़िया। आप लोग जो प्यार सपोर्ट दिखा रहे हो मेरे को कि सर सब समझ में आ रहा है अच्छे से, ऐसा किसी ने नहीं समझाया हमें। चलेगा, बहुत बढ़िया भाई। अभी तो शुरुआत है, ठीक है, अभी तो शुरुआत है। और जब अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे ना तो उन अच्छे अच्छे टॉपिकों को तुम चुटकी में उड़ाओगे, क्योंकि चीज़ों को समझ के करेंगे ना कि रटेंगे। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। आगे आएगा पानीपत। करनाल के ठीक नीचे कौन है? पानीपत है सर, ठीक है। और पानीपत है तो पानीपत का प्राचीन नाम क्या रहा है? पानीपत का प्राचीन नाम रहा है पांडुप्रस्थ। पांडुप्रस्थ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो 5 गांव पांडवों ने कौरवों से भरण पोषण के लिए मांगे थे, तो मांगे गए उन 5 गांवों में पानीपत भी एक था, जिसको पहले पांडुप्रस्थ के नाम से मेरे बच्चों जाना जाता था। पानीपत के बाद हम बात करेंगे सोनीपत की। सोनीपत की, तो सोनीपत को पहले किस नाम से जाना जाता था बच्चों? सोनीपत को पहले सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ, या कई जगह आपको जो लिखा हुआ मिलेगा बच्चों वो इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, सोनप्रस्थ। और ये जो सोन है ना, सोन का मतलब सोना है, और सोने की तरह चमकता था ये शहर। इसको गोल्डन सिटी के नाम से मेरे बच्चों जाना जाता था। गोल्डन सिटी ऑफ हरियाणा सोनीपत होगा। सोने की तरह ये चमकने का काम किया करता था, चमकता था, इसीलिए इसे सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों गोहाना। गोहाना किस किस ने सुना है? जिसकी जलेबी बड़ी फेमस है बच्चों। गोहाना की जलेबी आप लोगों ने खूब सुनी होगी और खाई भी होगी। तो ये जो गोहाना विधानसभा क्षेत्र भी है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर बच्चों, इसको गौदवना के नाम से जाना जाता था। गोहाना का प्राचीन नाम क्या था? गोहाना का प्राचीन नाम गौदवना था, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं किसकी? रोहतक की। तो रोहतक को सर किस नाम से जाना जाता था बच्चों? रोहतक को रोहतास नगर के नाम से जाना जाता था। रोहतक को किस नाम से जाना जाता था सर? रोहतास नगर के नाम से। रोहतक के अंतर्गत आपका एक शहर आता है महम। ये भी विधानसभा क्षेत्र है, तहसील है रोहतक जिले की। और महम को बच्चों पहले किस नाम से जाना जाता था सर? महेस्थ के नाम से। महम का प्राचीन नाम क्या था? महेस्थ। महेस्थ बच्चों। महम के बाद ध्यान रखना है आप लोगों को भिवानी। भिवानी, और भिवानी का प्राचीन नाम क्या था सर? भिवानी का प्राचीन नाम था बानीग्राम। भिवानी का प्राचीन नाम क्या था मेरे बच्चों? तो भिवानी को सर बानीग्राम के नाम से जाना जाता था। बच्चों भिवानी के अंतर्गत ही आता है लोहारू। लोहारू कहाँ है सर? भिवानी के अंदर है लोहारू, जहां से कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल विधायक हैं। और लोहारू को पहले लोहारूप के नाम से जाना जाता था। लोहारू को किस नाम से जाना जाता था? लोहारूप के नाम से। और लोहारू का मतलब लोहार, जो लोहे का काम करते हों। और मेरे बच्चों यहाँ पर राजस्थान से आकर लोहार लोग बसे थे, जिन्होंने यहाँ पर लोहे का काम किया था। और लोहे का काम करने वाले लोहारों के कारण ही इस क्षेत्र का नाम क्या हुआ? लोहारूप हुआ। जो लोहे को अलग अलग रूप देने का काम करते थे, और यही लोहा रूप जो है बच्चों कहलाता है आज का लोहारू। तो इसके नाम के पीछे से पै हटा दिया जाता है, ये अकेला लोहारू कहलाता है, ठीक है। सर मैं महम से हूँ। बहुत बढ़िया गुड़िया, महम से है तो महम बहुत अच्छा शहर है।
जहाँ पर आपको ज्ञानी चोर की गुफा पढ़ने को मिलेगी। चौबीसी चबूतरा मेरे बच्चों महम के अंदर एक बहुत फेमस चबूतरा है पूरे हरियाणा में, जहाँ पर 24 गांवों की पंचायतें बैठकर आपसी मतभेद को दूर करने का काम करती है। ठीक है। महम की बावड़ी है जिसका निर्माण सुद्धो कलोल ने करवाने का काम किया था। महम मेरे बच्चों विधानसभा अक्षेत्र भी है, जहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी बलराज सिंह कुंडू वर्तमान में 14वीं विधानसभा के अंदर क्या है, विधायक हैं। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे उसके बाद किसकी सर, हांसी की। हांसी जो है एक ऐतिहासिक शहर है भारत में, बहुत सारा इतिहास हांसी के बारे में पढ़ने को मिलता है। हिसार डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है बच्चों हांसी, और हांसी हरियाणा के अंदर एक पुलिस जिला भी है। ठीक है। हांसी जो हिसार है इसका प्राचीन नाम क्या था, इसका प्राचीन नाम था आसी। आसी के साथ साथ इसे असीगढ़ के नाम से भी पुकारा जाता था। असीगढ़ बच्चों, असी का मतलब होता है तलवार। असी संस्कृत का वर्ड है, असी का मतलब क्या है, तलवार। और यहाँ हांसी के अंदर एक किला हुआ, और उस किले को बनवाने का जो काम है ना, वो अनंगपाल के गुरु हुए हैं। अनंगपाल आप लोगों ने सुना होगा। अनंगपाल के गुरु हुए हैं हंसकर। तो अनंगपाल ने अपने गुरु हंसकर के नाम पर यहाँ पर एक किला बनवाया था जिसको हम बोलते हैं हांसी का किला, और इसी किले का दोबारा से पुनर्निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी के अंदर। और इसी किले के अंदर राजा द्रुपद हुए हैं, अनंगपाल के परिवार से इतिहास में हम पढ़ेंगे। और राजा द्रुपद के द्वारा यहाँ पर तलवार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जाती है, और तलवार को बच्चों संस्कृत में बोलते हैं असी। तो ये किला तलवारों का गढ़ होता था, और तलवारों के गढ़ को हम क्या बोल देंगे, असीगढ़ बोल देंगे। इसीलिए इस इलाके को पहले असीगढ़ के नाम से जाना जाता था बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। सतनाली महेंद्रगढ़ से राम राम, राम राम भाई, राम राम। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हिसार की, कि हिसार को सर पहले किस नाम से जाना जाता था। तो बच्चों हिसार का जो प्राचीन नाम हमें मिलता है वो मिलता है ईसुकार। अब आप बोलोगे कि सर हिसार को कहां पर ईसुकार पढ़ने को मिलता है, तो आप बोलेंगे अष्टाध्यायी में। बच्चों संस्कृत की 8 अध्यायों वाली जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, इस अष्टाध्यायी के अंदर हिसार का प्राचीन नाम आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, ईसुकार पढ़ने को मिलेगा, ईसुकार पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलेगा बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे कहां, दादरी की। दादरी, तो बच्चों दादरी का जो प्राचीन नाम रहा वो क्या रहा, डालमिया नगर। तो सेठ रामकृष्ण डालमिया हुए जिन्होंने जर्मनी देश के सहयोग से यहाँ पर एक सीमेंट की फैक्ट्री लगाई थी, और उस व्यक्ति ने बच्चों इस इलाके का नाम अपने सरनेम के नाम पर कर दिया था, और रामकृष्ण डालमिया से बच्चों इस इलाके को डालमिया नगर के नाम से जाना गया। लेकिन बाद में 1955 में बच्चों डालमिया नगर से ये वापस क्या बनाया जाता है, दादरी बनाया जाता है, और इससे 2 किलोमीटर दूर एक गांव चरखी इसके साथ जोड़ दिया जाता है, इसीलिए हम आज इसे चरखी दादरी बोलते हैं। तो दादरी का बच्चों ये पुराना नाम क्या रहा, डालमिया नगर। सेठ रामकृष्ण डालमिया ने यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री स्थापित की थी, और वो सीमेंट की फैक्ट्री हम पढ़ेंगे जब हम भारत अपने हरियाणा के अंदर उद्योग पढ़ेंगे। ठीक है, दादरी के बाद बच्चों हम बात करेंगे नारनौल की। सर नारनौल कहाँ है, नारनौल महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय है बच्चों। मुख्यालय का मतलब जहां जिले का मुखिया बैठे, और जिले का मुखिया कहाँ बैठता है, यहाँ नारनौल में। जिले का मुखिया डीसी होता है, उपायुक्त होता है। और नारनौल जो है बच्चों इसका प्राचीन नाम ध्यान रखना नर राष्ट्र रहा है। नारनौल को किस नाम से जाना जाता था, नर राष्ट्र के नाम से, और नर राष्ट्र के साथ साथ इसे और किस नाम से बच्चों जाना जाता था, नंदीग्राम के नाम से। तो ये इसके 2 प्राचीन नाम हैं, नारनौल को नर राष्ट्र के नाम से जाना जाता था और नंदीग्राम के नाम से। नारनौल के बाद बच्चों बात करते हैं किसकी, सर महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ की, महेंद्रगढ़ का जो प्राचीन नाम रहा है बच्चों वो क्या रहा है, कानोड़।
कानोड़। कानोड़ एक ब्राह्मण वंश था बच्चों जो इस इलाके में निवास किया करता था, और उसी कानोड़ नाम के ब्राह्मण वंश ने इस क्षेत्र का नाम अपने वंश के नाम पर क्या कर दिया था, कानोड़। और मैंने फिर आपको बताया था कि 1857 की क्रांति के बाद ये जो पूरा का पूरा इलाका है महेंद्रगढ़ वाला, दादरी वाला, मेरे बच्चों ये इलाका दे दिया जाता है किसको, पटियाला के राजा को। ठीक है, और पटियाला के राजा को जब महेंद्रगढ़ का इलाका 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज देते हैं, तो पटियाला के राजा नरेंद्र ने अपने पुत्र महेंद्र के नाम पर इस कानोड़ का नाम क्या कर दिया था, महेंद्रगढ़ कर दिया था। तो इस तरीके से कानोड़ का नाम महेंद्रगढ़ हुआ था। तो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या हुआ है, कानोड़ हुआ है बच्चों। ठीक है, कानोड़ हुआ है। देखिएगा, किसी भी किताब की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जो किताब आपके पास है उसको आप पढ़ सकते हो रिवीजन के लिए, लेकिन जितना भी कंटेंट हम यहाँ कवर करेंगे वो किताबों से बहुत ऊपर होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि किताबों से सारी चीजें नहीं कवर होती हैं, किताबें सिर्फ इंटरेस्ट के लिए पढ़ी जाती हैं। ठीक है, किताबें बच्चों पूरा का पूरा पेपर कवर नहीं करवाएंगी, लेकिन किताबें आपको उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट पैदा करके देंगी, और उसके बाद आपके दिमाग को खुद सोचना है, और खुद सोच के उस सब्जेक्ट का आपको क्या करना है, विस्तार करना है। ठीक है, क्योंकि जितनी बातें किताबों में लिखी होती है वो तो पूरा का पूरा हरियाणा ही पढ़ रहा होगा। अब नौकरी पूरा का पूरा हरियाणा थोड़ी लगेगा, नौकरी तो वो बच्चा लगेगा जो बाकी बच्चों से ज्यादा एफर्ट करेगा, जो बाकी बच्चों से ज्यादा उस सब्जेक्ट के अंदर सोचेगा, तो वो उस सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छा करता चला जाएगा। तो आपको किताबें पढ़नी है, जो आपके पास है वही, आपको कोई नई किताब लेने की कहीं जरूरत नहीं है, और जितना कंटेंट हम यहां कवर करेंगे वो किताबों से बहुत ऊपर होगा बच्चों। ठीक है, समझ में आई बात। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम याद कर लोगे, करना पड़ेगा सर। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों रेवाड़ी की। सर रेवाड़ी का प्राचीन नाम क्या रहा है, तो मैंने आपको बताया था ना रेवा के बारे में, बलराम की पत्नी है, भगवान श्री कृष्ण की ये भाभी हैं, राजा रेवत की ये पुत्री हैं, और उन्हीं के नाम पर इस इलाके को पहले किस नाम से जाना जाता था, रेवावाड़ी के नाम से जाना जाता था। रेवावाड़ी के नाम से बच्चों जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें गुरुग्राम। बच्चों गुरुग्राम का प्राचीन नाम क्या था, तो गुरुग्राम का नाम सर 2016 से पहले गुड़गांव हुआ करता था। क्या हुआ करता था बच्चों, गुड़गांव हुआ करता था, और 2016 में मनोहर लाल खट्टर ने इसका नाम गुड़गांव से क्या कर दिया था, गुरुग्राम कर दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं मेरे बच्चों नू। नू जिले का प्राचीन नाम क्या था, नू जिले को पहले मेवात के नाम से हम जानते थे। किसके नाम से जानते थे, मेवात के नाम से हम जानते थे। मेरे बच्चों उसके बाद हम बात करेंगे जज्जर की। सर जज्जर को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो बच्चों जज्जर को पहले छज्जू नगर के नाम से जाना जाता था। जज्जर का प्राचीन नाम क्या रहा है, छज्जू नगर रहा है। जज्जर का ही बच्चों एक इलाका है बहादुरगढ़। जज्जर की औद्योगिक नगरी है ये बहादुरगढ़, बहुत सारे उद्योग आपको नजर आएंगे बहादुरगढ़ में। मेरे बच्चों बहादुरगढ़ जो जज्जर का इलाका है, इसका प्राचीन नाम आपसे कोई पूछ ले, पेपर में भी पूछा गया है, तो इसका प्राचीन नाम रहा है सराफाबाद। जज्जर का प्राचीन नाम सराफाबाद, सराफाबाद। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे पलवल की। पलवल, और पलवल का जो प्राचीन नाम रहा है बच्चों वो रहा है अपलवा। पलवल का नाम क्या रहा है, अपलवा। हम बात करें तो पलवल जिले के अंतर्गत ही आता है होडल, और बच्चों होडल का जो प्राचीन नाम रहा है वो रहा है ओडल। क्या रहा है, ओडल। ठीक है, तो याद कर लोगे इनको। तो ये हरियाणा के जो शहर हैं प्रमुख, उन शहरों के क्या हैं बच्चों, प्राचीन नाम है। और आपसे उल्टा सुल्टा कैसे भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सराफाबाद किस शहर का पुराना नाम होता था, या बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है। बहादुरगढ़ कौन से जिले के अंतर्गत आता है, जज्जर जिले के अंतर्गत आता है। तो ये सारे के सारे शहर हमारे कवर हो चुके हैं, और ये हरियाणा के शहरों के प्राचीन नाम थे।
बच्चों शहरों के प्राचीन नाम कवर करने के बाद अब हम शहरों के उपनाम पढ़ेंगे। उपनाम का मतलब होता है कि उसको उस नाम के अलावा अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। जैसे आपके भी बहुत सारे उपनाम होंगे, है ना, बहुत सारे आपके क्या होंगे, उपनाम होंगे। दोस्त आपको कुछ और नाम से पुकारते होंगे, घर में माँ प्यार से कुछ और नाम से पुकारती होगी, रिश्तेदार कुछ और नाम से पुकारते होंगे, 10वीं की मार्कशीट में तुम्हारा कोई और नाम मिलेगा। तो आपके ये क्या होंगे, उपनाम होंगे। जैसी जैसी आपके अंदर क्वालिटी होगी, खासियत होगी, तो लोग अपने आप नए नाम मेरे बच्चों दे दिया करते हैं। तो इन शहरों को बहुत सारे नाम अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए, जिनको हम उपनाम बोलेंगे। तो फटाफट आप नोट कर चुकिए यहां तक। नू को जो सत्यमेवपुरम पुकारा नहीं जाता था, वो सत्यमेवपुरम उसका नाम रखा जाना तय किया गया था, है ना। सत्यमेवपुरम उसको कभी नाम मिला ही नहीं, लेकिन एक प्रस्ताव था ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा कि जब हम 2004 के अंदर उन्होंने घोषणा की थी कि हम नू को गुरुग्राम से अलग करके जिला बनाएंगे, तो इस इलाके का नाम सत्यमेवपुरम रखेंगे, महात्मा गांधी के प्रसिद्ध वाक्य सत्यमेव जयते पे। लेकिन मेरे बच्चों ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ही नहीं आई थी, सत्यमेवपुरम नाम कभी रखा ही नहीं गया, ठीक है। तो नू का पुराना नाम सत्यमेवपुरम नहीं बोलेंगे हम, बल्कि इस लैंग्वेज से क्वेश्चन को कवर करेंगे कि जब नू को जिला बनाया जाना था और जब इसको जिला बनाए जाने की घोषणा की गई थी, उस समय इसका नाम क्या रखा जाना तय किया गया था। तो घोषणा के समय इसका नाम रखा जाना तय किया गया था सत्यमेवपुरम, ठीक है। इसका पुराना नाम नहीं बोलेंगे हम कि नू को सत्यमेवपुरम कहा जाता था, ठीक है, यह बिल्कुल नहीं उचित होगा। चलेगा बच्चों, अब हम बात करेंगे हरियाणा के शहरों के उपनाम। हेडिंग डालिएगा, हरियाणा के शहरों के उपनाम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिरसा साइड से ही, है ना। हर बार सिरसा को ही हम लेके चलते हैं, क्योंकि सिरसा हमारा क्या है मेरे बच्चों, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और जो सबसे बड़ा होगा तो बड़ों की इज्जत की जाती है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इज्जत करेंगे सिरसा की। तो बात करेंगे सिरसा के उपनाम। बच्चों सिरसा के अलावा अन्य किन नामों से प्रसिद्धि मिलती है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है, इसे हरियाणा की वन नगरी के नाम से जाना जाता है। अब आप बोलोगे कि सर पेड़ पौधे तो पंचकूला में ज्यादा हैं। बच्चों आज की बात नहीं हो रही, ये हरियाणा की वन नगरी नाम इसको इतिहास में ही मिला, क्योंकि जहां आज सिरसा बसा हुआ है वहां पर पहले पेड़ ही पेड़ हुआ करते थे, और उन पेड़ों के बीच जो पेड़ सबसे ज्यादा संख्या में था वो सरस का छायादार पेड़ था, और उसी सरस के कारण मैंने आपको बताया था कि इसको सैरिस्कम सिरिस वन भी नाम मिला, और इसका नाम सिरसा भी उस सिरिस के वनों की अधिकता के कारण पड़ा था। तो बच्चों उसी समय से इतिहास के अंदर इसको क्या उपनाम मिल जाता है, वन नगरी नाम मिल जाता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं बोलना कि हरियाणा की वन नगरी पंचकूला को कहा जाता है। पंचकूला में सबसे ज्यादा वन जरूर है, लेकिन यह उपनाम कोई आज नहीं मिला है मेरे बच्चों, यह उपनाम बहुत पहले इतिहास में मिल चुका है। तो हरियाणा की वन नगरी पंचकूला नहीं होगा, हरियाणा की वन नगरी कौन सा होगा, सिरसा होगा, ठीक है। आपको अपने दिमाग से काम नहीं करना, जैसा जैसा इतिहास के अंदर चीजें हैं बच्चों उसी के आधार पर आपको डलना पड़ेगा। तो हरियाणा की वन नगरी सिरसा को कहा जाता है। दूसरे नंबर पे इसको बोलते हैं संतों की नगरी। संतों की नगरी किसे कहा जाता है, सर सिरसा को कहा जाता है। संतों की नगरी किसे कहा जाता है, सिरसा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर यहाँ चारों दिशाओं में डेरे ही डेरे हैं, ठीक है, डेरे ही डेरे हैं, और चारों दिशाओं में डेरे ही डेरे होने के कारण डेरों में संत रहते हैं, तो इसे संतों की नगरी इसलिए कहा जाता है। बच्चों हम बात करें तो इसे हरियाणा की आध्यात्मिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो जहां संत होंगे तो संत आपको कौन सा ज्ञान देंगे, आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। तो आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ सबसे ज्यादा आपको नजर आएगा, सिरसा में ही। तो बच्चों इसे आध्यात्मिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है।
आध्यात्मिक नगरी। आध्यात्मिक नगरी के साथ साथ इसको साहित्यिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा की साहित्यिक नगरी आपसे पूछ ले, साहित्यिक नगरी भी इसी को कहा जाता है बच्चों। और सिरसा को किस नाम से पुकारा जाता है सर? सिरसा को और कॉटन सिटी के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा जिला करता है बच्चों? सिरसा जिला करता है, कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा। और आपको यह भी बता देता हूं कि कॉटन सिटी हरियाणा के 2 शहरों को कहा जाता है बच्चों। पलवल को भी कॉटन सिटी कहा जाता है, क्योंकि पलवल में कपास का व्यापार ज्यादा होता है, इसीलिए पलवल को कॉटन सिटी बोलते हैं। और सिरसा में कॉटन का प्रोडक्शन उत्पादन ज्यादा होता है, कपास की खेती ज्यादा होती है, एरिया ज्यादा है, इसीलिए इसे कॉटन सिटी बोलते हैं। और भारत के अंदर जो कपास का अनुसंधान संस्थान है, तो भारत में कपास के 2 अनुसंधान संस्थान है बच्चों, जिसको कॉटन रिसर्च सेंटर हम बोलते हैं। और उन 2 कपास के अनुसंधान केंद्रों में से एक भारत का कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सिरसा में भी है। तो जहां कपास ज्यादा होती है जिस जिले में, उसी शहर के अंदर ध्यान रखना है हमारे भारत का कॉटन रिसर्च सेंटर, कपास अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है। तो ये सिरसा के क्या होंगे? उपनाम होंगे। इसे हरियाणा की वन नगरी बोलते हैं, संतों की नगरी बोलते हैं, आध्यात्मिक नगरी बोलते हैं, साहित्यिक नगरी बोलते हैं, और कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से सिरसा को जाना जाता है। बहुत बढ़िया। सिरसा के बाद हम आगे बात करेंगे बच्चों किसकी? फतेहाबाद की। फतेहाबाद सर, फतेहाबाद को क्या बोलते हैं? फतेहाबाद को जो कहा जाता है मेरे बच्चों, वो कहा जाता है पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। भारत की पिंक सिटी कौन? जयपुर। और हरियाणा की पिंक सिटी कौन? फतेहाबाद। पिंक सिटी या गुलाबी नगरी। बताया जाता है कि कोई बाबा आए थे यहाँ पर और उन्होंने बोला था कि फतेहाबाद के अंदर कभी भी संकट नहीं आएगा यदि आप फतेहाबाद शहर की दीवारों पे, जो चारों दिशाओं में बाहर की दीवारें होंगी, उन दीवारों के ऊपर यदि आप गुलाबी कलर कर दोगे, पिंक कलर कर दोगे, तो फतेहाबाद शहर के ऊपर कभी भी संकट के बादल नहीं आएंगे। और लोगों ने फिर मेरे बच्चों पिंक कलर वहां करना शुरू किया, और धीरे धीरे फिर पिंक कलर वाले जो मकान हैं वो ज्यादा संख्या में हुए, तो लोगों ने इसे पिंक सिटी बोलना शुरू कर दिया, गुलाबी नगरी बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो फतेहाबाद को पिंक सिटी या गुलाबी नगरी बोलते हैं। गुलाब नगरी लिख दिया भाई, गुलाबी। ठीक है, गुलाबी नगरी। इसके साथ साथ इसे बोलते हैं हरियाणा की उदय नगरी। तो मेरे बच्चों, जब फिरोज शाह तुगलक यहां आए थे तो इसे उस समय उदय नगरी के नाम से जाना जाता था। मैंने इसका प्राचीन नाम भी आप लोगों को बताया, इंकदार। तो बच्चों, इसका उपनाम इतिहास में ही क्या रहा है? उदय नगरी। तो हरियाणा की उदय नगरी किसे कहा जाता है? फतेहाबाद को। हरियाणा की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? फतेहाबाद को कहा जाता है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। गुरुग्राम और फरीदाबाद रह गया। देखिएगा मेरे बच्चों, फरीदाबाद का कोई पुराना नाम नहीं था, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं बताया। गुरुग्राम का पुराना नाम गुड़गांव में बता चुका हूं। तो जो मैंने बताए हैं सिर्फ वही पुराने नाम है, जो मैं नहीं बता रहा उनको छोड़ दीजिएगा, उनका कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला। तो फरीदाबाद बच्चों सुनसान इलाका होता था, और 1607 में बाबा फरीद ने इसको आबाद किया, और बच्चों उसी समय से इसको पहला ही नाम मिलता है जो अभी तक चलता आ रहा है, उसको फरीदाबाद ही हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फरीदाबाद। ठीक है, हाँ, एक नाम फरीदाबाद से आपने मेरे को याद दिला दिया, वो मैं नोट करवा देता हूं। बल्लभगढ़ को बच्चों अब क्या बोलते हैं? बलरामगढ़ बोलते हैं। बलरामगढ़। तो बलरामगढ़ का प्राचीन नाम याद रख लेना, ये बलरामगढ़ का प्राचीन नाम है बल्लभगढ़। ठीक है, और बल्लभगढ़ कहाँ है बच्चों? ये फरीदाबाद में है, फरीदाबाद में है। ठीक है, तो फरीदाबाद का कोई पुराना नाम नहीं है, बलरामगढ़ का पुराना नाम बल्लभगढ़ या बल्लभगढ़ का नया नाम बलरामगढ़, ये आपको ध्यान रख लेना है। फतेहाबाद के बाद हम बात करेंगे यहां फतेहाबाद का इलाका है मेरे बच्चों टोहाना, जिसका पुराना नाम मैंने तोसाल्या बताया था। टोहाना फतेहाबाद में है। तो सर इसे किस नाम से पुकारा जाता है?
तो ये जो टोहाना कस्बा है ना फतेहाबाद का, यहाँ पर एक बहुत बड़ी नहर पंजाब से आकर हरियाणा में प्रवेश करती है और उस नहर का नाम है भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर आप लोगों ने सुना भी होगा, भाखड़ा बांध भी सुना होगा। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है बच्चों, लेकिन भाखड़ा नहर पंजाब से निकाली गई है। ये दो बातें अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जब भी पूछा जाता है भाखड़ा बांध तो बच्चे भाखड़ा नहर के नाम पर उसे बोल देते हैं कि भाखड़ा बांध पंजाब में है। भाखड़ा बांध पंजाब में नहीं है, भाखड़ा बांध कहाँ है, ध्यान रख लेना है, हिमाचल प्रदेश में। और भाखड़ा नहर कहां से निकाली गई है, भाखड़ा नहर निकाली गई है मेरे बच्चों कहां से, पंजाब से। ठीक है, और पंजाब से निकाली गई ये भाखड़ा नहर जो राजस्थान में जाती है वाया हरियाणा होके, तो हरियाणा में सबसे पहले जहां ये प्रवेश करती है भाखड़ा नहर वो टोहाना है। और टोहाना के अंदर जब भाखड़ा नहर आती है तो इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है, और इस चौड़ी नहर से अलग अलग दिशाओं में फिर 5 नहरें एक साथ और निकाल दी जाती हैं। तो भाखड़ा नहर से टोहाना में 5 नहरें अलग अलग दिशाओं में निकाल दी जाती हैं, और हरियाणा के अंदर एकमात्र शहर है टोहाना जहां पर एक साथ सबसे ज्यादा संख्या में नहरें निकाली गई हैं, और इनकी संख्या 5 है। और नहरें सबसे ज्यादा निकाले जाने के कारण लोग इस टोहाना को बोलना शुरू कर देते हैं नहरों का नगर। तो टोहाना का उपनाम क्या होगा, नहरों का नगर होगा। और मेरे बच्चों नहर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नहर को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैनाल। तो कई बार वो इंग्लिश में भी लिख देगा कि कैनाल सिटी ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है। तो कैनाल का मतलब भी तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि नहर होता है। तो नहरों का नगर या कैनाल सिटी हम किसे बोलते हैं, टोहाना को बोलते हैं। ठीक है, सर मेरा शुरू का छूट गया है। तो गुड़िया कोई दिक्कत नहीं है, क्लास एंड होने के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी, उसको आप दोबारा से फिर रिवाइज करते समय समेट लेना। ठीक है, और छूट गया है तो आप मेरे साथ जुड़ा करो। और अपनी क्लास का टाइम आपको पता होगा, एप्लीकेशन के ऊपर 10 बजे है, तो 10 बजे तुम चिपक जाया करो मोबाइल के। ठीक है, हरियाणा जीके में आपको बहुत मजा आएगा, सबसे प्रिय सब्जेक्ट आपका बनेगा हरियाणा जीके। टोहाना जो है इसको नहरों का नगर या कैनाल सिटी हमने बोल दिया। उसके बाद मेरे बच्चों हम चलते हैं कहाँ, उसके बाद सर हम चलते हैं जींद। ठीक है, अब जींद से मेरे ध्यान आ गया है, जींद का प्राचीन नाम याद रख लेना बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पर जो एक दो छूट गया होगा उसको कवर करते चलेंगे। तो जींद का प्राचीन नाम क्या है, जयंतपुरी। जींद का प्राचीन नाम क्या रहा है, जयंतपुरी रहा है बच्चों। ठीक है, जींद को अन्य किन नामों से पुकारा जाता है, तो जींद को एक तो बोलते हैं हरियाणा का दिल, हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का दिल बोलते हैं इसे। और मैं आप लोगों से पूछूं कि इसे क्यों कहा जाता है हरियाणा का दिल, तो क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो बच्चों कि हार्ट ऑफ हरियाणा, हार्ट ऑफ हरियाणा इसे क्यों बोलते हैं? ऐसा क्या है जींद के अंदर कि इसको हरियाणा का हमने दिल ही बना दिया? और दिल बड़ा खूबसूरत होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर सबसे खूबसूरत पार्ट दिल ही है बच्चों। तो ऐसा जींद के अंदर क्या है कि इसको हमने हरियाणा का दिल बना दिया? कोई ना कोई तो लॉजिक होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा, वरना हम फतेहाबाद को भी दिल बोल देते, कैथल को भी दिल बोल देते, गुरुग्राम बहुत सुंदर है उसको भी दिल बोल देते। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये हरियाणा के बीच में है, हरियाणा के मध्य भाग में है, इसलिए इसे दिल बोलते हैं। तो मैं अब आपसे पूछता हूं कि कोई भी ऐसी बॉडी मेरे को धरती पे बता दो, कोई भी ऐसा शरीर बता दो जिसके बीच में दिल होता हो, है ना बच्चों? तो बीच में दिल नहीं होता, बीच में तो नब भी होती है। तो ये हरियाणा की नब भी होनी चाहिए, हरियाणा का दिल नहीं होना चाहिए। इसे हरियाणा का दिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जींद हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा हरियाणा के अन्य सबसे ज्यादा जिलों के साथ लगती है। मेरे बच्चों, जिस प्रकार से अपनी बॉडी के अंदर दिल अपने कई ऑर्गन के साथ जुड़ा होता है ना, ऐसे ही जींद हरियाणा के अन्य सबसे ज्यादा 7 जिलों के साथ जुड़ा हुआ है। और सबसे ज्यादा जिलों के साथ जुड़े होने के कारण बच्चों इसे हम क्या बोल देते हैं? हरियाणा का दिल बोल देते हैं। जब हरियाणा का दिल पूछा जाए और जींद ऑप्शन में ना हो तो फिर हरियाणा का दिल रोहतक बन जाएगा, क्योंकि जींद के बाद दूसरा जिला रोहतक है जिसकी सीमा हरियाणा के अन्य 6 जिलों के साथ
दूसरे नंबर पर लगती है बच्चों। तो हरियाणा का दिल सिर्फ जींद को नहीं कहा जाता, ऐसा नहीं कि संविधान में लिख दिया कि हरियाणा का दिल जींद ही होगा, है ना बच्चों। हरियाणा का दिल जो है ना वो ऑप्शन के आधार पे होगा। जींद ऑप्शन में है तो सबसे पहले हरियाणा का दिल जींद होगा, और जींद ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम दिल बदल देंगे और हरियाणा का दिल बच्चों चला जाएगा रोहतक के पास। कहाँ चला जाएगा? रोहतक के पास। समझ में आई ना बात, है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। जैसे ही आप लोग आंसर दे रहे हो ना, मेरे को लगता है कि अब की बार तुम खाकी वर्दी पहन के ही मानोगे, उससे कम तुम बिल्कुल नहीं मानोगे। तो इसे हरियाणा का दिल बोलते हैं। दूसरा मेरे बच्चों इसे क्या बोलते हैं? दूसरा इसे बोलते हैं मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा। हरियाणा की दूध नगरी भी जींद को कहा जाता है, हरियाणा की दूध नगरी। अब बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, मैं उनसे पूछता हूं कि सर दूध नगरी से क्यों बोलते हैं, मिल्क सिटी क्यों बोलते हैं इसे, मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा? मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा। तो बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ वीटा का दूध का प्लांट है बहुत बड़ा। मेरे बच्चों, वीटा का दूध का प्लांट है तो सीधी सी बात है कि वो प्लांट तो दूध नहीं देता होगा। दूध तो या तो भैंस देगी या गायें देंगी, और भैंसों के अंदर सबसे ज्यादा दूध देने में मुर्रा भैंस का नाम लिया जाता है। अपने हरियाणा में तो मुर्रा को लेकर कहावत भी है, उसे ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहा जाता है। जिसके घर काली उसके घर दिवाली, ऐसी कहावत मुर्रा भैंस को लेकर कही जाती है। और मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा जो पाली जाती है ना, वो जींद जिले के किसान पालते हैं। और मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा पालते हैं तो जींद जिले के अंदर दूध भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? मिल्क सिटी। वर्तमान में हम बात करें तो भैंसों के पालन में हिसार जिला नंबर 1 है, लेकिन मुर्रा भैंसों के अंदर बच्चों जींद का नाम हमेशा से ही आता है, और मुर्रा सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस है, और इसी कारण इसे मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा बोलते हैं। वीटा मिल्क प्लांट इसीलिए तो है क्योंकि वहां पर दूध ज्यादा है, वरना महेंद्रगढ़ में वीटा मिल्क प्लांट नहीं है मेरे बच्चों, है ना। तो प्लांट थोड़ी दूध देगा, दूध तो भैंस ही देगी। और कौन सी भैंस देगी सबसे ज्यादा दूध? मुर्रा भैंस देगी। और मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा कहां? जींद के अंदर। तो दूध ही दूध कहां? जींद के अंदर। तो मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा किसे बोलेंगे? जींद को बोलेंगे। किसे बोलेंगे? जींद को बोलेंगे। ठीक है। तो मेरे बच्चों आज के लिए इतना सा ही, बाकी बचा हुआ टॉपिक हम कल की क्लास में कवर करेंगे, और धीरे धीरे ऐसे ही हमारा एक एक नंबर पक्का होता चला जाएगा। तो चाहे उपनाम हो, चाहे प्राचीन नाम हो, चाहे नामकरण हो, चाहे संस्थापक हो, या जो बेसिक बातें अभी तक मैंने बताई हैं, यहाँ से ऑलरेडी पेपरों में पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और उसी मद्देनजर हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन हमारा डेली जो है ना वो मजबूत होता चला जाएगा। और हरियाणा जीके के अंदर 20 के 20 क्वेश्चन ठीक कराने की जिम्मेदारी मेरी रही। बस आप ईमानदारी से इनकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, क्योंकि अभी बेसिक काम चल रहा है, और जब हम अच्छे लेवल पे चलेंगे तो सीधी सी बात है कि ये बेसिक जो पार्ट है ना वो हमारा चुटकियों में हल हो जाना चाहिए, उंगलियों पे वो हमारा सारा का सारा याद होना चाहिए। चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। बाकी मिलेंगे कल इसी जगह इसी समय आपके अपने RWA प्लेटफॉर्म पे। बाय बाय।